अभी बेटा हम बात करने जा रहे हैं अबाउट फैक्टरी डोमेन दैट बिलोंग्स टू योर फीलिंग्स एंड योर हार्ट एंड योर इमोशंस अप्रिसिएशंस। तो ये क्रैथवोल ने 1964 में सम बुक्स में ये 1962 लिखा हुआ है, सम में 64 है। ऐसे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है सम बुक्स में 1954 भी लिखा हुआ है और बाद में 56 लिखा हुआ है व्हेन इट वाज प्रेजेंटेड बेसिकली। सो 1964 में ये प्रेजेंट की गई है। फैक्टरी डोमेन इज रिलेटेड टू मैनर इन विच वी डील विद थिंग्स इमोशनली, यानी हम किसी चीज़ से इमोशनली कैसे अपने अटैचमेंट डेवलप करते हैं, किसी चीज़ को क्यों पसंद करते हैं, क्यों ना पसंद करते हैं, किसी चीज़ के साथ हमारे इमोशन ज़्यादा होते हैं या किसी पर्सन से हमारे इमोशन ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं। तो इस बात इससे क्यों कुछ चीज़ को हम वैल्यू देते हैं, किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं। तो हमारे वैल्यू सिस्टम, एप्रिसिएशन और जाजम्स और मोटिवेशन और एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें बेटा आपके फैक्टरी डोमेन लेवल पर डिस्कस होती हैं। और इसके बेटा 5 बेसिक लेवल्स हैं, जिसमें सबसे पहला रिसीविंग है और सेकंड वन रिस्पॉन्डिंग, थर्ड वन वैल्यूइंग, फोर्थ वन ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज द कैरेक्टराइजिंग है बाय वैल्यू। तो ये 5 जो लेवल्स हैं इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे फैक्टरी डोमेन के हवाले से। और in the next slide we see that the civic is the first level in which it involves in being aware of and willing to freely attend to a stimuli or stimulus। यानी किसी चीज़ का पहले, सबसे पहले बेटा हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं। जैसे कोई आपसे कहता है बेटा आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो आप इस बात को पहले रिसीव करते हैं कि मुझे यानी नमाज़ पढ़नी चाहिए। फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि क्या मैंने नमाज़ पढ़नी है नहीं करनी है, इन्वॉल्विंग एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो अगर आप उस चीज़ को पसंद करते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर बेटा आप उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो आप चीज़ को पसंद नहीं आती तो आप उसको वहीं पे छोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जब उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, आपको चीज़ पसंद आती है, तो फिर आप कहते हैं कि ये हाँ वाकई मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए। अब आप उसको वैल्यू देना शुरू करते हैं कि मुझे इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द बेनिफिट दैट आर अटैच्ड विद दैट। तो वैल्यूइंग मींस रेफर टू द वॉलंटियरिटी गिविंग वर्क टू एन ऑब्जेक्ट फिनोमेना स्टिमुलस। यानी आप वो चीज़ आप रोज़मर्रा में कर रहे हैं, उसको वैल्यू देते हैं, आप समझते हैं ये बड़ी अहम चीज़ है, नमाज़ पढ़ना तो बहुत अहम है, इसको तो होना चाहिए, ये तो हम पे फ़र्ज भी है और आखिर में भी सवाल होना है, कब्र में भी सवाल होना है, तो होना चाहिए। तो ये सबके लिए बड़ा ज़रूरी है, मेरे लिए भी। इसके बड़े फिजिकल बड़े बेनिफिट्स हैं, इसके तो ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं। बंदा चुस्त रहता है, सारा दिन बंदा एक्टिव रहता है, सुबह से लेकर रात तक मुख्तलिफ वो अपनी सरगर्मियाँ करता है। लेकिन नमाज की जो औकात है इंसान को बहुत फ़ायदा देते हैं। और फिर उसके बाद कमिटमेंट आ जाती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन के हवाले से कि आप जो हैं फर्स्ट लेवल पे आप सेव करते हैं, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वैल्यू करते हैं और उसके बाद बेटा ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं कि फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी चौथे और पाँचवें लेवल पर कैरेक्टराइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि आप वो चीज़ें, यानी आप उस चीज़ को खुद ब खुद वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाता है। यानी कोई चीज़ आप उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट करते ही नहीं है, ना होने देते हैं। तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे एक इंसान को काम करता है, उसको पसंद आ जाता है, उसे रिस्पॉन्ड करता है, उसको वैल्यू देता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में वो उसमें मुकम्मल इन्वॉल्व हो जाता है। और लास्ट चीज़ बेटा कैरेक्टर बिल्डिंग है, कैरेक्टराइजेशन है। अब वो चीज़ आपको कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है, यानी अब वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि ये बंदा जो है ना, वो जैसे हम कहते हैं ये नमाजी है, ये 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करता है। तो वो कब होता है, जब बंदा वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है इस लेवल पे कि अब वो यानी उसके बगैर रह ही नहीं सकता, वो भागा जाता है, जान होती है वो भागा मस्जिद तरफ जाता है। ऐसे बेटा बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, दयानतदारी, ऑनेस्टी है, दूसरों को मदद करना है, ऐसे ही दूसरों के लिए हमदर्दी है। तो बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि इसी तरह से बेटा बिल्ड होती है इंसान के अंदर, और इंसान इसी प्रोसेस से गुजरता हुआ रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग और उसके ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन के थ्रू वो चीज़ अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता है। हमारे टीचर्स से वो हमें कहा करते थे कि बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स because your thoughts become your actions, and be aware of your actions become your actions, become your habits, and be aware of your habits become your character। तो भी यानी इसमें यानी ये एक हायरार्की है कि जो इंसान सोचता है वही उसके अल्फाज मुंह ज़ुबान पे आते हैं, जो वो कहता है वही वो अमल करता है, और जिस चीज़ को अमल करता है उसमें पुख्ता हो जाता है, उसकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। जिसकी वो आदत बना लेता है बेटा, उसी चीज़ से लोग उसे जानते हैं, लोग इसी चीज़ को बेटा पर्सनैलिटी का नाम देता है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी चीज़ है। लेकिन हम अपनी ऐसे ही एक बंदा अगर नमाजी है तो दूसरा बेटा फिर वो हम कह सकते हैं कि वो गैर नमाजी है, यानी वो नमाज अदा नहीं करता। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी ही हैं, दोनों इक्वल हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये कोई दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हैं।
यानी दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं, दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं कि नमाजी होना और गैर नमाजी होना, ठीक है। तो अगर आप रिसीव कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, तो फिर क्रिटिकल लेवल पे आ जाए कि आप आपने करना है और उसको पैटराइजेशन करें उस चीज़ की। तो ऐसी सच्चाई है, एक बंदा सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, एक बंदा दयानतदार हमेशा दयानत और दयानत से पेश आता है, खयानत नहीं करता, और एक बंदा बहादुर है, वो बहादुरी दिखाता है। तो उसका जो मोटिवेशन लेवल है, तो ये सारे बेटे जो एट्रीब्यूट्स हैं इंसान को ये जो डोमेन है आपके फैक्ट्री डोमेन, उसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये चीज़ें हम बच्चों के अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फर्दर जो है इसमें एक पिक्चर शो की गई है कि पहले में आप रिसीव कर रहे हैं, गेटिंग स्टूडेंट अटेंशन, मकसद ये कि स्टूडेंट्स इसको अटेंड करें जो आप बता रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग, इनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बात की है नमाज के हवाले से, ऐसे कोई भी टॉपिक हो सकता है, साइंस हो सकता है, आर्ट्स का भी टॉपिक हो सकता है, उसके बारे में उसको गाइड करें और बच्चों को यानी इंस्टिगेट करें कि वो चीज़ को अप्रिशिएट करें और इस चीज़ को वैल्यू करें। हेल्प्स, वैल्यू जो हेल्प्स द स्टूडेंट्स डिस्कस न्यू आइडियाज़, वो फिर इस चीज़ पे डिस्कशन भी करते हैं और उस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि ये चीज़ बड़ी अहम है, ये इसलिए अहम है, ये इसलिए भी अहम है, ये इसलिए भी अहम है। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हेल्प स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, उन्हें ने उसमें जो प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। और कैटेगराइजेशन में इनका स्टूडेंट्स ट्रांसफर आइडियाज डेली लाइफ, वो उनकी रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका हिस्सा बन जाता है। और लास्ट पे यानी स्टेट ऑफ माइंड है। तो अच्छा खैर ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और ये कैथवोल ने हायरार्की 1962 में शायद दी थी मेरे ख्याल में, लेकिन यहाँ 64 लिखा हुआ है, बहरहाल अपनी नोट्स को फॉलो कर लें। और नेक्स्ट जो बेटा आपका लेवल है टैक्सोनॉमी का, वो साइकोमोटर डोमेन है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सिम्पसन ने 1972 में पेश की है। और सिम्पसन ने जो बेसिकली ये बताया है कि जो फिजिकल और किनेस्थेटिक स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, यानी ऐसी स्किल्स जिनको हम डूएबल कहते हैं, जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, वो कैसे डेवलप होती हैं। जैसे आपके फैक्ट्री डोमेन आपको ये बताते हैं कि इमोशंस और अटैचमेंट्स कैसे आपके अटैचमेंट्स होती हैं, इमोशन डेवलप होते हैं, और आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग कैसे जो है ना वो डेवलप होती है। तो सिम्पसन का अगर हम देखें तो सिम्पसन में द साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशंस एंड यूज ऑफ मोटर स्किल्स एरिया। तो ये इसने बात की कि आप जिस्म के मुख्तलिफ जो भी आप मूवमेंट करते हैं जिस्मानी तौर पे, और उसके अंदर जो जिसम के पार्ट्स, उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, और फिर मोटर स्किल्स हैं, यानी वो स्किल्स जिनको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, जैसे कंप्यूटर है यूज़ करना, मोबाइल यूज़ करना, गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना, ये सारी बेटा मोटर स्किल्स होती हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स required practical practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedures and techniques in execution। और ये जो बेटा स्किल्स हैं इनको हम जो है ना वो डेवलप करते हैं, और इसको अगर हम देखें कैसे डेवलप किया जाता है तो थ्रू प्रैक्टिस किया जाता है। और उसको मेजर करने के लिए हम उसको देखते हैं, इसमें आपकी स्पीड को, आपकी प्रिसीजन को, आपकी दुरुस्ती को, आपके डिस्टेंस को कितना कवर करते हैं, प्रोसीजर्स कैसे करते हैं, टेक्निक्स कौन सी यूज़ करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। So there are several levels of this domain, from the simplest behavior to the most complex behavior, and domains level include perception। तो इसमें हम फर्दर इस डोमेन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट लेवल आता है परसेप्शन का है, दूसरा सेट का है, तीसरा गाइडेड रिस्पॉन्स का है, चौथा मैकेनिज्म का है, पांचवा कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स का, छठा अडॉप्टेशन का। इसको फर्दर हम इसमें इसको देख लेते हैं पिक्चर में। पहले जो लास्ट लेवल जो यानी स्टेट्स के फॉर्म में आपको बताया गया है कि पहला जो लेवल बेटा परसेप्शन का है, इसकी मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने बेटा ज़िंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेला, ना मुझे आता है खेलना, तो अक्सर मैं वैसे चला जाता हूँ ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं फुटबॉल, तो मैं देखता ज़रूर हूँ कि ये कैसे खेलते हैं। भाई अगले लेवल तो तब होगा ना जब मैं अगले लेवल पे जाऊँगा। अगर मैं पहले लेवल पे खड़ा हूँ तो बस नेक्स्ट लेवल पे तो जाने के लिए फिर एफर्ट चाहिए होगी ना, अदरवाइज एफर्ट के बगैर तो कुछ नहीं है। कोई भी स्किल बेटा एफर्ट के बगैर नहीं आती। आपने खाना बनाना सीखना है तो एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको खुद पकाना पड़ेगा, फिर ही वो आएगा। मतलब रोटी बनानी है तो रोटी बनाना जारी बात है, आटा गूंदना है तो वो मुझे कोई नहीं आता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं देखता ज़रूर हूँ, घर में मेरी वालदा आटा गूंदती थी, रोटी बनाती थी, तो मैं उन्हें भी कहता था कि नहीं मुझे आप आटा गूंदना रोटी बनाना सिखा दें, चूँकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो मुझे नहीं सिखाया। खैर अब मिसिज जो है वो खाना बनाती हैं, वो रोटी आटा गूंदती है, रोटी बनाती हैं, तो उनको कई दफ़ा देखता रहता हूँ मैं, मुझे अलग नहीं आता। तो परसेप्शन में देखना है, यानी आप उस चीज़ को परसीव करते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है, उसके लिए आप उसको सी करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, यानी आप उसको देख रहे हैं। परसेप्शन ये कुछ चीज़ आपके नोटिस में आ गई है। जैसे मैं फुटबॉल की एग्जांपल दी है कि मैंने अगर फुटबॉल खेलना सीखना है तो पहला तो चीज़ है कि मैं ग्राउंड में जाऊँ, देखो बच्चे खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। अब दूसरा लेवल ये आता है कि सेट, आप फुटबॉल पकड़ेंगे
और उसको किक मारना शुरू करेंगे। जैसे दूसरे प्लेयर्स किक कर रहे थे या हेड कर रहे थे, हेडिंग कर रहे थे, तो आप सेट होंगे यानी उस चीज़ को, अब वो चीज़ आपके हाथ में है और आप उसको उसी तरह से देखेंगे जैसे प्लेयर्स पकड़ते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा एक गाइडेड रिस्पॉन्स है, यानी आपको बताया जाता है कि आपने किक मारनी कैसे है, यानी किक मारने का और पास करने का और उसको कैरी करने का बॉल को मुख्तलिफ टेक्निक्स होंगी। तो गाइडेड रिस्पॉन्स में आपको बताया जाता है कि आपने अब आप कैसे इसको मूव करेंगे बॉल को लेके, कैसे रनिंग करेंगे, कैसे पास करेंगे, कैसे किक करेंगे, कैसे जंप यानी इसको यानी कैरी करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइडेड रिस्पॉन्स के तौर पर बताया जाता है। अब यहाँ तक ये चीज़ है कि आप इस सीख रहे होते हैं। आगे बेटा मैकेनिज्म आ जाता है, जब आप चीज़ें सीख लेते हैं बुनियादी, तो एक मैकेनिज्म आ जाता है जिसके थ्रू वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सर अंजाम देना शुरू हो जाती हैं। अब आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं आती, बार बार पूछना नहीं पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, जब उस चीज़ को आप ऑटोमेटिक कर लेते हैं और उसको खुद से यानी लेके चलते हैं, और फिर आपका अडॉप्टेशन आ जाता है। अब आप ये है कि इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी वो जो स्किल जो दूसरों के अंदर आपने देखी थी, दूसरी तरह की स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाती है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल वो होती है अडॉप्टेशन की भी, और उसमें आप अच्छा खासा कंफर्ट में आ जाते हैं कि बीच में मेरी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे एक बैट्समैन छिक्का मार सकता है, चौका लगा सकता है, बॉलर विकेट ले सकता है, जो विकेट कीपर बॉल कैच कर सकता है, एक अच्छा शेफ या कुक जो अच्छा खाना या अच्छा वो शेफ जो अच्छे अपना डिशेज बना सकता है, तो ये उसकी डॉपलेशन है, वो अच्छा शेफ बन गया, अच्छा बैट्समैन बन गया, अच्छा फुटबॉलर बन गया, ये इसकी डॉपलेशन है। अब आखिरी जो लेवल है बेटा वो ओरिजिनेशन का है। इसमें ये है कि आप नए नए आइडियाज जो है ना ओरिजिनेट करते हैं, बिल्कुल जो अनकंसीवेबल होते हैं, जो कोई करता नहीं है। जैसे बास फुटबॉल प्लेयर्स ऐसे होते हैं, वो इस तरह से बॉल को या किक करते हैं, ऐसे शॉट करते हैं जो मैं और आप कंसीव भी नहीं कर सकते, या बहुत सारे फुटबॉलर के साथ होते हैं वो भी कंसीव नहीं कर सकते। ऐसे ही हर फील्ड में बेटा ऐसा ऐसा होता है, जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर ऐसा फील्ड होता है, जो पहले लोग नहीं कर सकते वो उस चीज़ को कर सकते हैं। मुझे याद है, आप पता नहीं आप लोगों ने एक स्टोरी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट ईयर में ये कैसे था हिज फर्स्ट फ्लाइट का, तो पता नहीं आपने वो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें परिंदा होता है, वो उड़ने की कोशिश करता है, बच्चा होता है नहीं उड़ पाता, उसके पैर उठ जाते हैं, फिर उसके पेरेंट्स को टांट करते हैं, झगड़ते हैं कि उड़ो, और उड़ना जो है जैसे वॉक इज टू मैन एंड बर्ड इज टू फ्लाई एंड मैन इज टू वॉक कहा जाता है कि कुदरती चीज़ है कि इंसान के बच्चे ने चलना है और परिंदे के बच्चे ने उड़ना है। तो वो उड़ने से रेजिस्टेंट शो करता है, रिलक्टेंट शो करता है, वो नहीं उठ सकता, उसे डर और खौफ लगता है, और एक वक्त आता है जब वो शांत लगाता है, उसके पर खुलते हैं, फिर वो आने होता है, और फिर वो सारी ड्रिफ्टिंग वो ये चीज़ें सीखना शुरू कर लेते हैं। ऐसे बेटा हम लोग प्रैक्टिकल में होते हैं, जब हम प्रैक्टिकल में होते हैं तो चीज़ें हमारे लिए जो होती हैं वो पहले जब बेसिक पे होते हैं तो हमारा लेवल और होता है, फिर मेहनत करते करते हम पहले लेवल में तो परसेप्शन में आता है, हम बैठ खड़े हैं, देख रहे हैं, सेट में हम वो चीज़ हम कर रहे हैं, और गाइडेड रिस्पॉन्स में कोई हमें गाइड कर रहा है कैसे करना है, हाउ टू डू दिस, मैकेनिज्म वो चीज़ बार बार कर चुके होते हैं। ऑपरेशन में आप वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे बाकी प्रोफेशनल्स के या बाकी लोगों की नॉर्मल चीज़ है, और ओरिजिनेशन में हम नए नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसकी फर्दर बेटा डिटेल है, आगे जो स्लाइड्स हैं इसमें बताया गया है, जो आपको परसेप्शन है, एबिलिटी टू यूज सेंसरी ऑर्गन्स स्पेशली टू सेंसरी क्यूज टू गाइड फिजिकल एक्टिविटी, यानी आप देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी वो आप बेसिकली चले वो देख रहा हूँ आप देख रहे हैं, चले सीइंग का कर लें। और इसमें हम देखते हैं डिस्टिंग्विश करना, आइडेंटिफाई करना, सेलेक्ट करना, और दूसरे में सेट है, नाउ यू आर रेडी टू परफॉर्म टू एक्ट एंड रिक्वायर्स लर्नर टू डेमोन्स्ट्रेट एन अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ द बिहेवियर नीडेड टू कैरी आउट द स्किल, यानी उस स्किल को करने के लिए अगर आपको कुकिंग करनी है तो आप चमचा पकड़ लें और हांडी पकड़ लें और शुरू हो जाए। हाँ, और assumes a position, demonstrate, show, एंड थर्ड में बेटा गाइड रिस्पॉन्स है, दिस स्टेज ऑफ लर्निंग है, आप कम्प्लेक्स स्किल्स शुरू करते हैं सीखना, इमिटेट करते हैं, दूसरे लोग जैसा करते हैं वैसा करने की कोशिश करते हैं, उनको गौर करते हैं वो कैसे कर रहे हैं, स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जैसे वो फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, इमिटेट करना, और फिर नकल उतारना होता है। और फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म में अब वो चीज़ें डेवलप हो गई हैं आपके अंदर, आप एबिलिटी टू परफॉर्म कम्प्लेक्स मोटर स्किल्स, आप वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ खुद आप कर सकते हैं अपने हाथों से, पाँव से, जिस भी पार्ट ऑफ बॉडी को यूज़ कर रहे हैं। और फिर कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स है, एबिलिटी टू परफॉर्म द कंप्लीट साइकोमोटर स्किल्स करेक्टली, आप वो सारी स्किल्स जो दूसरों में थी आपके अंदर आ चुकी हैं, आप आसानी से उसे कैरी कर सकते हैं। और डॉक्टरेशन में कैन मॉडिफाई मोटर स्किल्स टू फिट अ न्यू सिचुएशन, आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस करते हैं, माइनस चेंजेस करते हैं, जिससे नई सिचुएशन में आप उसको फ़ायदा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है ऐसा करने से। और सातवां बेटा आप ओरिजिनेशन है, जिसमें बताया क्रिएटिविटी है,
जो कोई कोई करता है, हर कोई नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूँ, हर कोई ओरिजिनेशन पे नहीं जा सकता, ये कोई कोई करता है, और ये मेहनत पे बहुत डिपेंड करता है, ये मैं आपको बता दूँ। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने चांसेस होंगे आप ओरिजिनेशन पे पहुंच जाए। ओरिजिनेशन आपको इस लेवल पे आप नए नए टेक्निक, नए नए तरीके अख्तियार करके आप दूसरों को बेहतर परफॉर्म कर सकें और दूसरों को गाइड कर सकें कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकती है। तो ये जारी बात इस लेवल पे कम लोग पहुंचते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बाकी लोग ज़्यादा 6 लेवल तक ही रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन तक, थोड़ा बहुत नॉलेज को नई सिचुएशन में यूज़ कर लेते हैं। और फर्दर यहाँ पे बेटा एक डिस्कशन है। अच्छा, ये सारा हो गया। तो इसमें बेटा ये बात हो रही है, नेक्स्ट जो है कुछ डेफिनेशंस हैं मॉडिफिकेशन सिम्पसन्स के बारे में। फ्लैक्स मूवमेंट की बात करता है, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट की बात करता है, और परसेचुअल एबिलिटीज़ की बात करता है, फिजिकल एबिलिटीज़ की बात करता है, स्किल्स मूवमेंट की बात करता है, एंड नॉन डिस्कोर्सिव कम्युनिकेशन की बात करता है। तो ये कुछ जो है टैक्सोनॉमी के, साइकोमोटर टैक्सोनॉमी के बारे में उसने गाइड किया है। और रिफ्लेक्स मूवमेंट में सेगमेंटल, इंटर सेगमेंटल एंड सुप्रा सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस हैं, और बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट लोकोमोशन। ये चले, अभी मैं इसमें बाद में आपसे बात करूँगा, टाइम नहीं है। जिस चीज़ पर बात हो सके हम उस पर आ जाएं, क्योंकि डिटेल है और टाइम बहुत कम रह गया है। चलें, ऐसा है कि हम ना आज इतना ही करते हैं साइकोमेट्रिक डोमेन तक की, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको बाद में देखते हैं।